ये सेकंड वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज का। इसमें हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कुछ कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होंगे, जो हमको हेल्प करेगा आगे चल के नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने में और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। इसमें पहला है डोमेस्टिक टेरिटरी। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है वो इंटायर जियोग्राफिकल एरिया जो एक कंट्री के गवर्नमेंट के अंडर आता है और जहां पर उस देश के लोग गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल फ्रंटियर और डोमेस्टिक टेरिटरी को कंपेयर करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री की हमेशा बड़ी होगी पॉलिटिकल फ्रंटियर से, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूड होता है। साथ ही में इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब अगर किसी देश के रेसिडेंट कोई शिप या एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, वो भी उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर एयर इंडिया की फ्लाइट रूस से जापान जा रही है तो वो पूरा एयरक्राफ्ट इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, चाहे प्लेन रूस और जापान के बीच में ही क्यों ना हो। वैसे ही अगर सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट इंडिया से जापान जा रही है तो वो सिंगापुर की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि इंडिया का। यानी रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर मैटर करता है, लोकेशन नहीं। दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब अगर किसी कंट्री के लोग अपने फिशिंग बोट या ऑयल रिग्स इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करते हैं और उनको एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए हैं तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इंडियन फिशरमैन की फिशिंग बोट अगर इंडियन ओशियन में इंटरनेशनल वाटर में फिशिंग कर रही है एक्सक्लूसिव राइट के साथ, तो वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी। इसमें तीसरा है एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ये फॉरेन लोकेशंस पे होती हैं। मतलब जिस देश का एम्बेसी है वो उसी देश का हिस्सा होगा। मतलब जो इंडिया की एम्बेसी है रूस में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। और वैसे ही जैसे रूस की जो एम्बेसी इंडिया में है वो रूस की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। इसमें दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट। एक नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन होता है जो एक कंट्री में ऑर्डिनरली रहता है 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, और जिसकी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करती है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब दो चीजों से है। पहला, वो रेसिडेंट या इंस्टीट्यूशन उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है या लोकेट करता है, मतलब उसकी डेली लाइफ वहीं उसी कंट्री में हो रही है। और दूसरा, वो अपनी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग, खर्चा करना, एकुमुलेशन इकट्ठा करना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग, प्रॉपर्टी होल्डिंग, सब उसी कंट्री में कर रहा है। मतलब अगर राम इंडिया में रहता है, नौकरी करता है, इन्वेस्ट करता है, खर्चा करता है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि किन किन को हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे कंट्री का। तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, जो फॉरेन से आए हैं छोटे समय के लिए, मतलब 1 साल से कम के लिए, चाहे वो हॉलीडे पे हों या बिजनेस पे हों, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो कोई चाइना का टूरिस्ट इंडिया आया हो विजिट पे या बिजनेस ट्रिप पे, तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो किसी दूसरे कंट्री की एम्बेसी में काम करते हैं या डिप्लोमेट, विदेशी मिलिट्री मेंबर्स हैं, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो यूएसए एम्बेसी के अमेरिकन डिप्लोमेट हैं जो इंडिया में हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खुद और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंप्लॉयज हैं, जो भी स्टाफ्स काम कर रहे हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। इसमें चौथा है एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने देख लिया इसी में ही। फिफ्थ है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर एंड सीजनल वर्कर। जो भी फॉरेन वेसल्स में काम कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रेवलर हैं, सीजनल वर्कर हैं, ये सब नॉर्मल रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। बॉर्डर वर्कर्स हो गए, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा नॉर्मल रेसिडेंट का ही कैलकुलेट होता है, ना कि फॉरेन विजिटर्स का, डिप्लोमेट का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। सिर्फ वही लोग या कंपनीज इंक्लूड होती हैं इसमें जिनका एक्चुअल इकोनॉमिक बेनिफिट या मोटिवेशन कंट्री से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। इसको हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी अच्छे से समझा था, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं इसमें। फैक्टर इनकम का मतलब है वो इनकम जो किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है जब वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। मान लो कोई बिजनेस, फैक्ट्री या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में काम कर रहा है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले उसको जो इनकम रिसीव हो रहा है उसको फैक्टर इनकम बोलेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते कौन से हैं देख लेते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले उनको जो इनकम रिसीव होगा वो होगा फैक्टर इनकम, जो कि होगा वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है हम देख लेते हैं। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो किसी को बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के दिए जाता है, यानी आपने कोई काम नहीं किया फिर भी आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन देती है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, डोनेशंस मिला, स्कॉलरशिप्स मिला, ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम। मतलब आपने कोई काम नहीं किया, बस ये आपको दे दिया गया, ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम है। अब ट्रांसफर इनकम आपको दो तरीके से मिल सकता है। किसी ने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, किसी NGO ने आपको दे दिया कुछ रुपए, और बाहर से रिसीव होगा, जैसे कोई आपका कोई फैमिली मेंबर रह रहा है फॉरेन में और वो आपको पेमेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा? ट्रांसफर इनकम होगा आपके लिए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे नहीं लगता है, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते या बेचते वक्त लगता है, जैसे कि GST। और सब्सिडीज होती हैं गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मदद जो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस कम कर देती हैं ताकि वो लोगों के लिए और अफोर्डेबल हो जाए। एग्जाम्पल जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, फूड सब्सिडी देती है, इलेक्ट्रिक सब्सिडी दे रही है। नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट है जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। ठीक है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होता है। अब मार्केट प्राइस देख लेते हैं। मार्केट प्राइस वो एक्चुअल प्राइस है जिसमें प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होंगे।
तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में, तो मार्केट प्राइस एक्चुअल प्राइस है जिसपे गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं, तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, मतलब मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड वो गुड होंगे जो या तो रिसेल के लिए यूज होंगे या तो उनको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यूज किया जाएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए। ठीक है, और फाइनल गुड वो गुड होंगे जिनको या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा, कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाएगा, या तो उस गुड को फर्म यूज करेगी कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब फाइनल गुड या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, कंजम्पशन पे खर्च होंगे, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। अब कोई गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एंड यूज क्या है। मतलब अगर टी है, ठीक है, उसको हम चाय बनाते हैं और बेचते हैं, तो टी क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। और अगर उसी टी को हम घर में ले आते हैं और चाय बना के पीते हैं, तो ये क्या होगा हमारे लिए, फाइनल गुड होगा। ठीक है, मतलब एक गुड दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वो फाइनल भी हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका एंड यूज क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट। और इस डेप्रिसिएशन का रीजन क्या होगा, नॉर्मल वियर एंड टीयर। मतलब अगर कोई एक मशीन है और वो रोज चल रही है, तो उसके कुछ पार्ट घिस जाते हैं और उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। दूसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। कभी कभी नई टेक्नोलॉजीज या नए मेथड आ जाते हैं जिससे पुरानी मशीन या उनके इक्विपमेंट्स आउटडेट हो जाते हैं और उनकी वैल्यूज गिर जाती है। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसमें, तो हर साल मोबाइल के प्रोसेसर बदल जाते हैं, नए प्रोसेसर लॉन्च होते हैं, और उससे होता क्या है कि जो पुराने फोन हैं वो कम दाम में बिकते हैं। हालांकि फोन में कुछ खराबी होती नहीं है उनमें, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी गई, प्रोसेसर नया हो गया, वो ज्यादा इफिशियंट हो गया प्रोसेसर, इसकी वजह से जो पुराने फोन थे उनकी वैल्यूज कम हो गई। डेप्रिसिएशन का यूज हम नेशनल इनकम में कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। अगर हमको ग्रॉस से नेट पर जाना होगा तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर हमको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन का यूज बस इतना होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी फैक्टर इनकम एक नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है अब्रॉड से अपनी फैक्टर सर्विसेज को देकर, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और जो भी फैक्टर इनकम एक फॉरेनर कमा रहा है अपनी फैक्टर सर्विसेज देके हमारे देश में, और वो उस फैक्टर इनकम को अपने देश ले जा रहा है, उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है इन दोनों का डिफरेंस। हम डीपली समझते हैं। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये वो इनकम है जो हमारे देश के नॉर्मल लोग फॉरेन कंट्रीज से पाते हैं। जैसे कोई इंडिया जैसे कोई इंडियन दुबई में जॉब करता है और वहां से अपने घर पैसा भेजता है, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। दूसरा है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये वो इनकम है जो हमारे कंट्रीज से फॉरेन लोगों को जाती है।
जब वो यहाँ पर अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझें, तो एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट ले जाती है। वो पैसा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसमें मेन बात समझने वाली ये है कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोस में। अब हम कंपोनेंट देख लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। पहला कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अभी हमने देखा कि जो फैक्टर इनकम रिसीव करते हैं हम बाहर के देशों से, और जो हम पे करते हैं बाहर के देशों को, तो उसमें हम पे क्या करेंगे? वेजेस देंगे, इंटरेस्ट देंगे, रेंट एंड प्रॉफिट, इसी के फॉर्म में तो हम पे करेंगे फैक्टर इनकम, और रिसीव भी इसी के फॉर्म में करेंगे। तो जो हमारे यहां से रिसीव हो रहा है फैक्टर इनकम, और जो हम पे कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। इसमें वो सारी इनकम आती हैं जो प्रॉपर्टीज और बिजनेस एक्टिविटीज से मिलती हैं, जैसे रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और तीसरा कंपोनेंट है नेट रिटेन अर्निंग। ये ऐसा प्रॉफिट या अर्निंग है जो कंपनीज अपने पास रख लेती हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। इसका मतलब वो प्रॉफिट जो हमारे देश की कंपनी फॉरेन ब्रांचेस में कमाकर वापस लाती हैं, और जो फॉरेन कंपनीज हमारे देश से कमाकर यहां रख देती हैं, इन दोनों का फर्क होता है नेट रिटेन अर्निंग। मतलब अगर एग्जांपल से समझना चाहें, अगर इन्फोसिस जो कि इंडिया की कंपनी है, वो अपने यूएस ब्रांच में प्रॉफिट कमाए और उसका कुछ हिस्सा इंडिया भेजे, वो होगा रिटेन अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। और अगर गूगल जो कि यूएस की कंपनी है, वो यहां प्रॉफिट कमाए और उसका कुछ हिस्सा यूएस भेज दे, तो होगा रिटेन अर्निंग टू अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्लस नेट रिटेन अर्निंग। ठीक है।